हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सॉरी, थोड़ा सा फेस कैम नहीं लगा सका, रात को आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे मिलने के लिए सुबह जाना है, तो मैंने सोचा कि रात को आपको वीडियो रिकॉर्ड करके सुबह अपलोड कर दूंगा, या मैं रात को ही रिकॉर्ड करके मतलब रात को अपलोड कर दूंगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे एयर कंप्रेसर के बारे में, वायु संपीड़क के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। वायु संपीड़क के बारे में अपने बातचीत करेंगे। उससे पहले सिलेबस पर बात करता हूं मैं। सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स का जो सिलेबस था वो लगभग कहाँ से चालू हो रहा था, यहाँ से बेसिक कंसेप्ट से लेके और लगभग यहाँ तक आपका थर्मल का सिलेबस है। वैसे आरएसी का है, पर इसको अपने थर्मल में लेके चलते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एयर कंप्रेसर 2 दिन के अंदर हो जाएगा, सुपर चार्जर आपका 1 दिन के अंदर हो जाएगा, और एयर कंडीशनिंग आपका 1 दिन के अंदर हो जाएगा। मतलब 3 से 4 दिन के अंदर थर्मल आपकी खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर अपने टॉम की बात करें, इतना जो सेगमेंट है वो टॉम का है। टॉम के जो ये पहला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लंबा है। स्पीड रेशो वगैरह अगर अपने थ्योरी में बात करें तो थोड़ा बड़ा होता है, पर अपने बात उतनी करेंगे जहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। वाइब्रेशन 1 दिन का है। शॉक एब्जॉर्बर अभी तक मुझे सही बताऊं तो प्योर मतलब जो अच्छा डाटा होता है वो मिला नहीं अभी तक शॉक एब्जॉर्बर का, पर मैं तब तक ढूंढ लूंगा। फ्रिक्शन क्लचेज ये थोड़ा सा लंबा है कि 2 दिन के अंदर ये होगा, 3 से 4 दिन के अंदर ये होगा, 1 दिन के अंदर ये हो जाएगा, और 1 दिन के अंदर ये हो जाएगा, 1 दिन के अंदर ये हो जाएगा। लगभग नहीं तो 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर अंदर ये, मतलब 10 और ये 4 दिन, ये 14, मतलब 2 वीक के अंदर अंदर आपका बेसिक जो होगा। देखो बेसिक सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, मतलब वैसे भी जरूरी है यार, क्योंकि ये टॉपिक के शब्द जो है वो कम है, परंतु अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। इस बात को आपको पता होगा, ठीक है। आप सभी पढ़ते हो तो आपको पता है कि यार इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो। कई बच्चे कहते हैं इतना सिलेबस आपने कम समय में करवा दिया, दूसरी कोचिंग वाले इतना समय लेते हैं, वो टाइम लेते हैं, वो उनकी सिरदर्दी है। अपने अच्छे से पढ़े हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, ठीक है। ये सिलेबस था। मैं थोड़ा सा सिलेबस भी आपको साथ के साथ बताता हुआ चलता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि यार अभी तक तो ये बेसिक ही नहीं पूरा हो रहा, कितना टाइम ही हो गया। लगभग नहीं तो अपने को 1 मंथ हो जाएगा इस चीज़ को करते हो। 16 17 क्लासेज हो गई हैं, बीच में मैंने भी छुट्टी मार लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रखा हूँ। हो सकता है मैं सैटरडे को भी आपकी क्लासेज अपलोड करने लग जाऊँ, अगर अगर जरूरत पड़ी। अभी तक जरूरत नहीं है, देखो जब भी जैसी भी जरूरत होगी, चाहे आपको 1 आवर की क्लास 2 या 3 घंटे में करवानी पड़े, मैं वो भी करवाने के लिए रेडी हूँ। उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं है, उस चीज़ की मुझे टेंशन है, आपका ये पूरा सिलेबस कैसे कवर करवाना है। अब अपने चलते हैं टॉपिक के ऊपर। बात कर रहे थे एयर कंप्रेसर वायु संपीड़क के बारे में। अच्छा टॉपिक, अच्छे से पीपीटी वगैरह लगाई है इस बार मैंने, क्योंकि ये बिना डायग्राम के आपको टॉपिक नहीं समझा सकता था, इसलिए। एक सेकेंड। हाँ तो चलिए बात चालू करते हैं अपने। कहाँ गया? हाँ, कंप्रेसर क्या होता है, संपीड़क। संपीड़क क्या होता है, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में देखते हैं, फिर कुछ परिभाषाएं, कुछ टर्म्स देखेंगे, टर्मोलॉजी देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर देखेंगे। कंप्रेसर का अगर आप सिलेबस भी देखना चाहो तो ये रहा, एयर कंप्रेसर सिंगल और मल्टी स्टेज के बारे में उन्होंने क्या मतलब अपने को क्या दे रखा है सिलेबस में, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है कंप्रेसर? क्या है? यह एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल गैस या एयर का प्रेशर बढ़ाने के लिए किया जाता है। नॉर्मल सी लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझा दिया, एक आम मतलब इंसान जिस चीज़ को समझ सके उस लैंग्वेज में आपको समझा दिया मैंने। बेसिकली 2 प्रकार के कंप्रेसर अपने पढ़ते हैं, 2 प्रकार के संपीड़क अपने पढ़ते हैं। एक रेसिप्रोकेटिंग प्रो रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा जो कंप्रेसर होता है वो रोटरी। रोटरी कंप्रेसर हिंदी में मैं 1 मिनट देख देता हूँ, हिंदी में इसको रोटरी ही कहते हैं, और पश्चांग कुछ कहते हैं ना, रेसिप्रोकेटिंग को कुछ ऐसे ही कहते हैं, प्रश्चांग का संपीड़क,
चांग संपीड़क कुछ कहेंगे। दो प्रकार के कंप्रेसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाते हैं, इनके आगे डेफिनेशन है, अपने उस चीज़ के बारे में भी एक एक कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे कंप्रेसर की। मेन जो पार्ट्स होते हैं, जो टाइप होते हैं, वो दो ही होते हैं। अपने आज के दिन अपने रोटरी कंप्रेसर करेंगे और अगले दिन अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को खत्म कर देंगे। चलिए कुछ टर्मोलॉजी, कुछ परिभाषाएं के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से कौन सी परिभाषा अपने से पूछी जाती है। सबसे पहले पूछा जाता है इनलेट प्रेशर क्या होता है। इनलेट प्रेशर, इनलेट प्रेशर फॉर कंप्रेसर मतलब इनलेट मतलब जब वह दाब जब वो कंप्रेसर के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। इनलेट अभी प्रॉपर हिंदी में मैं नहीं समझा सकता। जब अपने कंप्रेसर के अंदर प्रवेश करवाएंगे वायु को, तो उस प्रेशर को अपने क्या कहेंगे, इनलेट प्रेशर कहते हैं। तो इनलेट प्रेशर के बारे में बात करूं, ये कौन सा प्रेशर होता है, जो एयर का क्या इनलेट पर एब्सोल्यूट प्रेशर, ABSOLUTE एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब जिसे अपने आसानी से माप सकते हैं, नाप सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। इनलेट प्रेशर आप समझ गए। दूसरा डिस्चार्ज, डिस्चार्ज प्रेशर या डिलीवरी प्रेशर जिसे अपने कहते हैं। प्रदान मतलब जो लास्ट में जब इनलेट प्रेशर कंप्रेसर में पहुंचता है, उसके बाद में कंप्रेसर में वायु का दाब बढ़ाया जाता है, और दाब बढ़ाने के बाद जब वो वायु कंप्रेसर से निकलती है, तब वहां पर कौन सा प्रेशर होता है, डिस्चार्ज प्रेशर, विसर्जन प्रेशर भी कह सकते हो। जो भी आप हिंदी में आप समझ जाओगे, मुझे ये पता है कि आप इस चीज को समझ जाओगे। डेफिनेशन से पूछी जा सकती है आपसे, वैसे नहीं पूछी जाएंगी यार, इतना भी वो नहीं होता ना कि आसानी से आपसे इतना भी आसान प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो एयर का आउटलेट पर, आउटलेट मतलब बार बार जहाँ से एयर कंप्रेस होकर निकलती है, संपीड़न होकर निकलती है, वहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर को कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर को कहते हैं। अब मेरे माइंड में वो चल रहा है कि मेरे को ना कॉर्नर पे लिखना नहीं है, पर मेरे को थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा कि वीडियो नहीं चल रही है, उस चीज़ को मुझे देखना होगा। कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन ये थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, मैं बताऊंगा कैसे। संपीड़क, संपीड़क अनुपात अपने इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संपीड़क अनुपात। एग्जामिनर सीधा सीधा कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, क्या डिस्चार्ज प्रेशर और इनलेट प्रेशर के अनुपात को अपने क्या कहते हैं, रेशो को अपने क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशो, संपीड़क अनुपात कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आज के दिन की अपनी। दूसरी बात, यहां मैं स्पेशल ब्रैकेट में बड़ा सा ब्रैकेट बना के लिखूंगा, जो कंप्रेशन रेशो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है इनलेट प्रेशर से। जब अपने किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, अनुपात कर रहे हैं, यदि ऊपर वाली चीज़ ऊपर बड़ा संख्या होगी और नीचे छोटी संख्या होगी, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। ये बात आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। तो डिस्चार्ज प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है। जो इनलेट पे प्रेशर होगा, जब उसको उसका प्रेशर बढ़ा के बाहर निकाला जाएगा, तब उसका प्रेशर कंप्रेसर में से जब बाहर निकाला जाएगा तो डिस्चार्ज प्रेशर वो ज़्यादा ही होगा। तो कंप्रेशन रेशो ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिट, ठीक है। संपीड़क अनुपात हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रख लेना, भूलना मत। भूल गए तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा जरूरी टर्मोलॉजी आपके लिए ये। फोर्थ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जितनी भी बातें करेंगे वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। कंप्रेसर, कंप्रेसर कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है कंप्रेसर कैपेसिटी। संपीड़क कैपेसिटी को आप हिंदी में क्या कह सकते हो यार, मेरे को ना हिंदी के शब्द मैं तुरंत भूल जाता हूँ। मुझे याद होता है, मैं
आपको पढ़ाने से पहले मैं हिंदी के शब्द याद करके रखता हूँ कि चलो ठीक है ये आसान है, मैं इसको समझा दूंगा, पर मैं भूल जाता हूँ। हाँ, संपीड़क क्षमता, क्षमता, ओके 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 ओके, संपीड़क क्षमता क्या कह सकता हूं मैं इसको? वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर। क्या, एक बार मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर। ठीक है। वायु का आयतन जो कंप्रेसर द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या लिखूंगा मैं हिंदी में? वायु का आयतन, मेरी आवाज़ गूंज रही है आज कमरे में, रात को बड़ी बहुत ज़्यादा शांति होती है, अजीब सा लग रहा है मुझे। हाँ, वायु का आयतन, क्या क्या बात कर रहे थे अपने, वॉल्यूम ऑफ एयर ड्रीवर, हाँ, वायु का आयतन जो संपीड़न द्वारा प्रदान किया जाए, जो संपीड़क द्वारा प्रदान किया जाए। ठीक है। किस चीज़ में डिनोट करते हैं वो भी आप लिख लीजिए, इसको किस में डिनोट करते हैं, मीटर क्यूब पर मिनट में या फिर मीटर क्यूब पर सेकंड में, यही बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी कि एक सेकंड में कितना आयतन प्रदान किया जा रहा है उस कंप्रेसर, उस संपीड़क के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, संपीड़क क्षमता या कंप्रेसर कैपेसिटी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। फिफ्थ में बात करता हूं फ्री एयर डिलीवरी के बारे में। यार आपको ना, मुझे यार, मैं हमेशा कल 2 दिन से ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं हो सकता आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्लीज़ जितनी भी, जिसको भी कन्फ्यूजन होती है मुझसे पूछ लिया कीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको समझाने में। फ्री एयर डिलीवरी, आप हिंदी में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये मैंने जितनी भी टर्मोलॉजी उठाई है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हिंदी की बुक्स में ये चीज़ नहीं देखने के लिए मिली मुझे, मैंने 1-2 बुक देखी थी तो मुझे वहाँ पर नहीं मिला। मुझे देखो, याद रखना, मैंने वो पार्सव और पॉइजन रेस वाला आपको बताया था कल वाली क्लास में, तो याद रखना इंग्लिश लेके चलो। मैं पहले दिन से ये बात कहता हूँ, आपको बेनिफिट होगा, बाकी आपकी मर्जी है, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें हिंदी की बुक में नहीं दी गई होती आपको। मैं जितनी भी बुक्स में से आपको पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं है कि मैं एक बुक में, मैं आपको सही बताऊँ, मैंने थर्मल चालू किया तो मैं आर के राजपूत, RS खुरमी, RK जैन, और एक जो मैंने हिंदी की बुक बताई थी आपको, ठीक है, किसकी, RP गर्ग की, और उसमें भी RK जैन भी है उनके साथ प्लस। ठीक है, 4 बुक का मटेरियल इकट्ठा करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप इस चीज़ को लाइटली देखो। यही फ़र्क होता है कि आप सोचो मैं ये चीज़ बुक से पढ़ सकता हूँ, मैं वहाँ से क्यों पढ़ूँ, यही फ़र्क होता है कि मेरे को 4-5 बुक से आपको पढ़ाना पड़ेगा, आप कहाँ एक बुक से पढ़ोगे ना। तो कुछ किस बुक में, हिंदी वाले बुक में बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें दी गई होती हैं, तो इसलिए यार हिंदी वाली बुक मैं आपको नहीं कहता, शुरू से भी कह रहा हूँ कि मत पढ़ना, क्योंकि जो बुक मैंने बताई है उसमें ढेरों गलतियाँ हैं। अगर आप उसमें से MCQs करने बैठोगे ना, ढेरों गलतियाँ हैं, ढेरों, मतलब मैं मानता हूँ 40% उसके MCQs गलत ही मिलेंगे आपको। फ्री एयर डिलीवरी इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, फिर हिंदी में लिख लेंगे, इट इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम, इट इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम delivered by a compressor when reduced to the NTP कंडीशन। NTP कंडीशन मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा याद करोगे, नॉर्मल टेम्परेचर व प्रेशर सामान्य है, साधारण तापमान व दाब के बारे में बताया था आपको। शायद मैंने FM की क्लास में ही आपको बताया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है NTP के बारे में। NTP के बारे में वहाँ नहीं बताया तो आपको थर्मल की क्लास में बताया था। क्या होता है
नॉर्मल टेम्परेचर है, प्रेशर टेम्परेचर कितना लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना रहते हैं 1.01325 बार अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं। इंग्लिश में हिंदी में लिखते हैं, मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको लिख देता हूँ। इट इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर बाय द कंप्रेसर, यह कंप्रेसर द्वारा प्रदान की जाने वाली, मैं कैसे लिखता हूँ ना, वाली वास्तविक आयतन है जो जो एनटीपी कंडीशन पे होता है। मतलब आप एनटीपी कंडीशन लिख सकते हैं। एनटीपी कंडीशन आप या इसको शब्दों में लिखना चाहते हो तो शब्दों में लिख लेना, साधारण ताप व दाब की परिस्थिति में होता है। ठीक है। फ्री एयर डिलीवरी डेफिनेशन है, याद करनी पड़ेगी, कोई भी इलाज नहीं है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को, इस चीज़ के बारे में भी। स्वेप्ट वॉल्यूम को स्वेप्ट वॉल्यूम ही कहते हैं, स्वेप्ट आयतन ही कहते हैं, जो अपनों ने पढ़ा भी था किसमें, ऑटो साइकिल वगैरह में, एक क्लियरेंस वॉल्यूम एक स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख देता हूं, मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय द कंप्रेसर, यही बात है। क्या संपीड़क द्वारा चूसी गई हवा। ठीक है, बस इतनी बात है। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय कंप्रेसर या संपीड़क द्वारा चूसी गई हवा। उसके आगे एक टर्म और आती है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्या टर्म आती है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। गाइस यार लाइट चली गई है, जैसी लाइट आती है मैं आपसे दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। सॉरी थोड़ा सा मैं इस चीज़ को भी डिले करते हैं अपने। जैसे ही लाइट आएगी मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लैपटॉप तो चलो है, पर गर्मी वगैरह भी है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लाइट आती है उसके बाद में अपने चालू करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं एमईपी के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में एमईपी कहते हैं। अभी मैंने देख भी लिया, तो इसको कहते हैं मध्य प्रभावी दाब कहा जाता है इसको। ठीक है, होता क्या है उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। सॉरी यार, थोड़ा सा ना कई बार लाइट चली जाती है, वो इतनी गर्मी है ना, वो बस गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी है। लाइट चली जाती है, मच्छर वगैरह खाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा मैं रोक ही दूँ वीडियो। आपके लिए तो वो कंटिन्यू ही चलेंगी। एक कोई 10 सेकंड का आपके डिले होगा, वो आप आगे कर देते हो, मुझे पता है। वर्क डन पर साइकिल, प्रति साइकिल किया गया कार्य है। ठीक है, हिंदी भी मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। प्रति सेकंड किया गया कार्य। ठीक है, अपॉन में वही स्वेप्ट वॉल्यूम। कई कई जगह आपको स्वेप्ट और कई जगह स्ट्रोक वॉल्यूम भी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, दोनों की दोनों सेम ही चीज़ है, तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। मुझे ऐसा लग रहा है लाइट फिर से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से रोक के आपको फिर से वहीं से बढ़ा दूंगा। क्योंकि चक्कर ये है कि घर की लाइट आ गई है पर खंभों की लाइट नहीं आई, तो मुझे उम्मीद है कि लाइट जाएगी। कोई बात नहीं, कुछ एक बातें और लिख लो। ये तो अपनी जितनी डेफिनेशन थी वो पूरी हो चुकी है। 5 कहाँ गया पेन, 6 और 7। ठीक है, आपको थोड़ा सा अजीब लगता है क्या यदि मैं मतलब इंटरनेट क्या, ये फेस कैम नहीं होता, मतलब जब फेस नहीं होता, मुझे बताना जरूर आप, है ना। उसके आगे बात करता हूँ यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर। लाइट जाएगी भाई, कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, संपीड़न वायु का प्रयोग, अपने इसको कह सकते हैं संपीड़ित वायु का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
कहाँ कहाँ अपने इस चीज़ को यूज में करते हैं। सबसे पहले कहाँ करते हैं, न्यूमेटिक टूल में। न्यूमेटिक टूल में, न्यूमेटिक को न्यूमेटिक ही कहा जाता है, वायु चलित टूल भी कह सकते हो वैसे आप इसको, परंतु न्यूमेटिक याद रखो तो अच्छा रहेगा, टेक्निकल टर्म में ही हिंदी में पूछा जाएगा। सेकेंडली क्रेन की लिफ्ट में भी अपने यूज कर सकते हैं। क्रेन की लिफ्ट, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता अपने को है। थर्ड, डीजल इंजन में। डीजल इंजन में, डीजल इंजन में आप कहोगे सर क्या कहाँ अपने कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, जहां अपने को फ्यूल को जलाना होता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। फोर्थ, सुपर चार्जिंग में। सुपर चार्जिंग में अपने यूज करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है, पर मेरा मानना यह है कि आपको करवा देना चाहिए। टायर में हवा भरने के लिए में अपने यूज करते हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आप ध्यान रखना कि किस किस जगह पे कंप्रेस्ड एयर का यूज होता है। टर्मोलॉजी बता दी, कंप्रेस्ड एयर का यूज बता दिया। अब अपने बात करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में अपने एक एक करके बात करते हैं। पता नहीं मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, मुझे जहां तक लगता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है एग्जामिनर वैसे तो पूछता नहीं है बेसिकली, पर ट्रिकी प्रश्न पूछ ले आपसे। अपने को कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको यहाँ पे 100% दे रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। थ्योरी में तो ये चीज़ तो अपने ध्यान रख लेना। एमसीक्यूज करो, बाकी आपको पता ही है मैं हमेशा एमसीक्यू के लिए कहता हूँ। मैकेनिज्म, एक पहला क्या है, मैकेनिज्म के प्रकार के आधार पर अपने क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, एक तो मैकेनिज्म के आधार पर आप मैकेनिज्म समझ रहे हो कि मशीन जो अंदर अपने यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। एक तो होता है रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है रोटरी, जो अपने बात करके हटे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात कर चुका हूं मैं, फिर भी लिख देता हूं। प्रचांग, संपीड़क और रोटरी। रोटरी को रोटरी ही कहते हैं, मतलब घूमने वाला। अपने इसको ही लेके चलेंगे आज, इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहली बात होगी है। सेकंड बात करता हूं मैं, वायु प्रवाह के आधार पर, फ्लो ऑफ एयर के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ एयर। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। मैं कई बार बेचारा हिंदी को भी प्रेफर किया करना चाहिए, क्योंकि वायु प्रवाह अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ज़्यादा इजी है, ठीक है, इसलिए मैं वायु प्रवाह लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले ए, क्या आप, यदि मैंने ना जगह कम ले ली, कोई बात नहीं। ए में अपने क्या करेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे अपने धनात्मक विस्थापन भी कहते हैं। धनात्मक विस्थापन भी कहते हैं। बेसिकली जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, सॉरी पंप क्या है, पंप भी अपनों ने पढ़ा था, वो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। थोड़ा सा रिवीजन उस बारे में भी कर लेना। जब अपनों ने एफएम में फ्लूइड पंप पढ़ा था तो उसमें भी रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह पढ़े थे। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, पार्श्व पंप क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। और एक होता है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब अधनात्मक धनात्मक होता है। दो बातें आप ध्यान में रखोगे। नॉन पॉजिटिव में अपने रोटरी में आता है, आता भी है और नहीं भी आता, हाँ भी है और ना भी है। ये चीज़ को ध्यान में रख लेना, क्योंकि रोटरी में भी अलग अलग जब अपने पढ़ते हैं। इस चीज़ को इरेज कर दो यार, कंफ्यूज हो जाओगे आप, रहने दो इस चीज़ को। मैं रोटरी आपको भी करवाऊंगा ना, तब आपको उसमें बता दूंगा कि किस प्रकार से ये सब आते हैं, उस चीज़ के बारे में अपने तब डिस्कस कर लेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं यार, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ आज।
एक्शन, एक्शन लिख लो, एक्शन के आधार पर क्या सिंगल एक्टिंग, अपनों ने पढ़ा था, याद करो पंप में पढ़ा था जब अपनों ने, मैं पंप को आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें सेम ही होती हैं। सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये सब कुछ पढ़ा था। तो वहाँ पे क्या है, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग, एकल कह सकते हो, द्वितीय या दोहरा, आप जो भी कहना चाहो, लगभग इसका प्रेशर 10 बार तक होता है और डबल एक्टिंग का प्रेशर 200 बार तक पहुंच जाता है। इस बारे में ध्यान में रखेंगे आप सभी। फोर्थ, कूलिंग के आधार पर, कूलिंग के आधार पर क्या कूलिंग के आधार पर अपने संपीड़क का वर्गीकरण करते हैं। कूलिंग के आधार पर क्या कुछ होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो एयर कूल्ड होता है, शीतलन, शीतलन कहते हैं शायद कूलिंग, तो कूलिंग को आप ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। एक वाटर, मेरे को नहीं लगता, देखो हिंदी वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो कूल्ड मतलब नहीं समझ रहे हैं, इन चीज़ों का मतलब नहीं समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको इतना, मतलब उनको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम है। फिफ्थ में बात करूं प्रेशर के आधार पर, प्रेशर के आधार पर अपने बात करेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, एक लो प्रेशर, निम्न प्रेशर, एक मीडियम मध्य प्रेशर और एक हाई प्रेशर के अकॉर्डिंग। इसके बारे में मैं आगे चल के आपको डेप्थ में समझा दूंगा, ठीक है। एफिशिएंसी के आधार पर, फिर लाइट गई, मैं परेशान कर रखा है लाइट ने, अभी बैठा हूं, जब तक मैं बैठ सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफिशिएंसी के आधार पर, ठीक है, एफिशिएंसी मतलब दक्षता के आधार पर अपने डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है लो, इसको मैं यहीं करवा दूंगा क्योंकि जो प्रेशर है वो हर एक कंप्रेसर संपीड़क के लिए अलग अलग है, वो अपने वहां पे डिस्कस करेंगे। लो, मीडियम और हाई। देखो लो मतलब निम्न, मध्य व उच्च, ठीक है, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान में रखना 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये क्या होता है 0.15 से 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये 0.5 से अधिक, ठीक है। ये होगी अपनी बात क्लासिक कंप्रेसर, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर के बारे में। आगे, अरे पेज कम रह गया क्या, पेज कम रह गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको मैं अभी कवर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो गाइज, मैं 11 बजे लगा था आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, नीचे टाइम देख रहे होगे आप, यहाँ पे रात के 2 बजने वाले हैं, फिर भी आपकी वीडियो रिकॉर्ड अभी तक नहीं हो पाई। लाइट चली गई थी बीच में, 2 घंटे तक लाइट नहीं आई, बीच में एक बार फिर चली गई थी जहाँ मैंने रोका था। चलिए, मैंने एक पेज भी ऐड कर दिया आपके रोटरी कंप्रेसर के लिए, उसकी बात करता हूँ। मेरे को, क्योंकि मुझे सुबह निकलना है यार, मुझे ये है कि पहले ही लैपटॉप ख़राब होने के कारण, वीडियो चालू हो गई है ना, हाँ, तो पहले ही लैपटॉप ख़राब होने के कारण काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है अपना, इसलिए अपन ये टॉपिक पूरा ही कर दूंगा मैं, ताकि कोई दिन का वेस्टेज ना हो। अब वेस्टेज नहीं होना चाहिए। रोटरी कंप्रेसर, मोटी मोटी बात ऐसी समझ लेना कि जिसमें घूमने वाला कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी मशीन, कोई भी पार्ट होगा, उसको अपने रोटरी कंप्रेसर कहेंगे। जो मुझे लगता है कि आपको इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछता, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसकी बात करता हूँ। रोटरी कंप्रेसर 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नॉन पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले, हिंदी में मैंने क्या बताया था, धनात्मक और अधनात्मक वाले होते हैं। पॉजिटिव में एक ही आता है जिसे अपने कहते हैं लोब टाइप, इसको इंग्लिश, सॉरी हिंदी में भी यही कहते हैं, मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, लोब टाइप ही कहते हैं। इसमें 2
नॉन पॉजिटिव में दो आते हैं, मैं लोब टाइप के आगे आपको बताता हूँ, पार्ट्स आगे भी करते हैं अपने उस चीज़ को। दो आते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। हिंदी देख लेना, क्योंकि हो सकता है मैंने आगे ना लिखी हो, मैं यहीं आपको लिखवा रहा हूँ। अक्षीय प्रवाह संपीड़क। ओके। लोब टाइप के भी दो पार्ट्स आते हैं। दो कौन कौन से? एक तो होता है रूट्स ब्लोवर और एक होता है वेन ब्लोवर। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ध्यान में रखेंगे इस चीज़ के बारे में कि आप ये मत सोच लेना कि यार ब्लोअर, रूट ब्लोअर और वेन ब्लोअर, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं नहीं इस चीज़ के बारे में कमेंट करूंगा कि क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं, बिकॉज इस जो टॉपिक में से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, इजी और हार्ड दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रिकी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और इजी भी पूछे जा सकते हैं, तो उस चीज़ को आप पढ़ लेना। सबसे पहले अपने देखेंगे, पहले इसको देखेंगे, सेकंड फिर इसके बारे में, तीसरा सेंट्रीफ्यूगल और चौथा एक्सियल फ्लो के बारे में देखेंगे अपने। कौन से टाइप का है ये? रूट्स ब्लोवर कंप्रेसर है, संपीड़क है ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम है यार, आवाज़ बहुत ज़्यादा बाहर जाती है, इसलिए इसको ना थोड़ा सा अपना इस डायग्राम को बढ़ा लेना, इस डायग्राम को कुछ इस तरह से कर लेना, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने ये पूरा डायग्राम को कुछ इस तरह से कर लेना, ठीक है। इस चीज़ को काट देना और यहाँ पे एक नाम लिख लेना, रिसीवर। रिसीवर यहाँ पे लिखने, देखो मोटी मोटी बड़े ही प्यार से आपको बात समझाता हूँ। यहाँ से कोई प्रेशर P1 एंटर होता है, पूरे का पूरा क्या है? कंप्रेसर है। लोब्स इसके अंदर लगे हुए होते हैं, जिसके परिधि पर घूमते घूमते, ठीक है, जो वायु अंदर आती है, देखो एक यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से निकल गई, वायु यहाँ से जाती जाती वो कंप्रेस होके, और P2 अपने यहाँ पे प्रेशर मान लेंगे, P2 हाई प्रेशर पे बाहर निकल जाती है। इतनी बात आप समझ जाओगे। यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर होगा। इतनी बात आप समझ गए हो, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। किस प्रकार से ये काम करता है आपको दिख रहा है, मुझे समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, कि ये लोब्स होते हैं। लोब्स को हिंदी में भी लोब्स ही कहते हैं। ये लोब घूमते हैं, जिसके कारण लो प्रेशर वाली वायु कंप्रेस या संपीड़न होके हाई प्रेशर में बदल जाती है। यहाँ ऊपर मैंने एक रिसीवर बनाया है, उस रिसीवर के बारे में अपने देखते हैं कि रिसीवर किस कार्य में आता है। सबसे जरूरी है, जब एक एग्जामिनर आपसे ट्रिकी प्रश्न पूछेगा, देखो वर्किंग पे कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसकी वर्किंग कोई इतनी हार्ड नहीं है, कुछ सीखने वाला नहीं है। इंग्लिश में लिखता हूँ, रिसीवर किस लिए काम में आता है, उस चीज़ को अपने देखते हैं। रिसीवर इज यूज्ड टू डैम्प प्रेशर वेव इन कंप्रेसर डिस्चार्ज। मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो रिसीवर का काम होता है, जो प्रेशर की वेव है उसको कम करना, उसको मंद करना है, उसको मंदा करना, उसको कम करना। क्या कार्य होता है? कंप्रेसर के डिस्चार्ज पर प्रेशर, दाब, वेव मतलब आप लहर आपको कह सकते हो, दाब की लहर को कम करना। रिसीवर का काम याद रखना इंपॉर्टेंट, आपके पूरे स्ट्रक्चर में रिसीवर ही है आपके लिए, उस चीज़ को ध्यान में रखना। अब मैं बात करूंगा एफिशिएंसी
एफिशिएंसी फॉर रूट ब्लोअर तो गामा अपॉन में गामा -1, एफिशिएंसी इसकी थोड़ी सी वही अपने ट्रिकी है तो ध्यान में रखेंगे, -1 अपॉन में r⁻⁻1। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, इसकी एफिशिएंसी बाकी और किसी की एफिशिएंसी नहीं। आगे चल के आप सबसे ज़्यादा जब कंफ्यूजन होगे तो वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होगे आप रेसिप्रोकेटिंग की एमसीक्यू या रेसिप्रोकेटिंग की थ्योरी में। होप करना कि आपके एग्जाम में रोटरी आए तो आप अच्छे से उस चीज़ को करके आ जाओगे। प्रेशर रेशो की बात करूं मैं, प्रेशर रेशो, ठीक है, दाब अनुपात की मैं बात करता हूं तो दाब अनुपात क्या होगा अपने लिए, R = P2 अपॉन में P1 होगा। ध्यान में रख लोगे इतनी बात। अब मैं बात करूं एफिशिएंसी की, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी कब बढ़ेगी, जब प्रेशर रेशो क्या होगा, कम होगा। इन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना, 1, 2 और 3 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, भूलना मत इस चीज़ को, मैं पहले ही आपको ये समझा रहा हूं। चलिए आगे चलता हूं, आगे बात करते हैं। ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है ये। वेंस ब्लोवर कंप्रेसर, ठीक है। आर एस खुरमी की बुक में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ था। आर एस खुरमी की बुक में क्या था, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी जगह पे ऐसे ऐसे वेंस दी हुई थी, पर मुझे वो मतलब ये ऐसा नहीं लगा कि वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कुछ वेंस वगैरह दी हुई थी तो वो मुझे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगी कि यार आपको वो पढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो मज़ेदारी चीज़ नहीं है। उसमें तो ऐसा लगता है कि यार ये तो रूट ब्लोवर ही है। तब मैंने जब रिसर्च करी, आर एस खुरमी में ऐसा नहीं। देखो मैं हमेशा आपको पहले भी ये चीज़ कही है, मैं एक बुक से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छे तरीके से जो भी पढ़ाता हूँ आपको उस चीज़ पे रिसर्च करनी होती है। तब कहीं जाकर मैं मतलब आपको एक अच्छा मतलब पढ़ाने योग्य मान सकता हूँ कि थोड़ा मोटा आपको पढ़ाने योग्य मैं हो जाता हूँ। चलिए वर्किंग समझते हैं। इनलेट पे एक प्रेशर होगा P1, आउटलेट पे एक प्रेशर होगा P2। ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ये वेन्स होती हैं, ठीक है। यहाँ केसिंग, सेक्शन और कंप्रेशन, जो भी आपको यहाँ ये बीच में जो इतना सेगमेंट देख रहे हो आप, इसको अपने रोटर कहते हैं, हिंदी में भी रोटर कहेंगे। और यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई होती हैं। याद रखना कि वेंस ब्लोवर में स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। अब वो पुराने दिन याद करो जब मैंने आपको स्प्रिंग करवाया था तो तीन प्रकार की स्प्रिंग की थी। टेंशन टाइप, तनाव संपीड़न टाइप, कंप्रेशन टाइप और टॉर्जन टाइप स्प्रिंग अपनों ने की थी। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग होती है वो कौन सी होती है, टेंशन टाइप होती है। ध्यान में रख लेना, तनाव वाली स्प्रिंग अपने यूज करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। क्योंकि जब ये रोटर अपने घुमाएंगे, ठीक है, तब उस स्प्रिंग में वो स्प्रिंग अपनी पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगी, इसलिए वो अपने इसमें टेंशन टाइप स्प्रिंग लगाते हैं। इतनी बात ध्यान रख लोगे। आगे मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की। W2 अपॉन में W1 बटा में W2, ठीक है। ये एफिशिएंसी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। मैं बात करता हूं W1 के बारे में कि W1 क्या होता है। तो वर्क डन ड्यू टू कंप्रेसर, ड्यू टू कंप्रेशन, ठीक है। अरे यार हिंदी में ना मैं एक तो ना इंग्लिश लेके चलता हूँ ना, एक सेकेंड। अरे कहाँ गया, हाँ। तो संपीड़क पर किया गया कार्य, और W2 अपने क्या कह सकते हैं, वर्क डन ड्यू टू बैक फ्लो। मतलब आप बैक फ्लो को आप एक चीज़ से समझ सकते हो कि जो अपने रोटर घुमा रहे हैं ना,
तो उसमें एक बैक फ्लो उत्पन्न होता है। बस आप यार इतना बात याद रखो, आपके लिए वो मैं इतना डेप्थ में नहीं समझाना चाहता। W2 अपॉन में W1 प्लस W2 ही याद रखना, ये पूछा नहीं जाएगा, इस चीज़ का भी मुझे ध्यान है, ठीक है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना, वो एफिशिएंसी 65% टू 75% तक ही होती है। उसका एक कारण है, कारण सबसे बड़ा कारण क्या है, डिलीवरी जो साइड है ना, उस वो बहुत ज़्यादा मतलब ओपन होती है, खुली हुई होती है, इस कारण से उसमें कुछ लीकेज होती है, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी क्या है, 65 टू 70% के बीच में ही रहती है। देखो मैं लिख देता हूँ, डिलीवरी साइड खुली होने से, मेरे को रात को ना अजीब सा ही लग रहा है बस, कि मतलब शांति शांति है, सब रात के 2 बज रहे हैं, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। अरे यार, कुछ लीकेज होती है, होती है, जिस कारण से एफिशिएंसी क्या है, 65% टू 75% ही रहती है। याद रखोगे ये बात, ठीक है। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये सेंट्रीफ्यूगल तो कहीं नहीं पीछा छोड़ेगा आपका, इतनी बात ध्यान रखना, वही सेम बातें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रोटरी कंप्रेसर में एक बात लिखनी रह गई है यार, ये चीज़ मैं कैसे भूल गया। रोटरी कंप्रेसर का यूज कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखना जहाँ पे क्यू ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा परंतु प्रेशर कम होगा, वहाँ पर अपने रोटरी कंप्रेसर का यूज करेंगे, रोटरी संपीड़क का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, मतलब डिस्चार्ज या मात्रा ज़्यादा होगी, जहाँ स्पीड ज़्यादा चाहिए वहाँ पर, परंतु जहाँ कम प्रेशर चाहिए वहाँ पर अपने क्या करते हैं, रोटरी कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लिख रखा था, मैं भूल गया था आपको बताना, कोई बात नहीं। चलिए आगे बात करता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप लिख रखा है क्या यहाँ पे, इसको काट देना और यहाँ पे कंप्रेसर कर लेना। देखो पंप और कंप्रेसर यार दोनों एक से ही चीज़ें हैं। अगर आपने पंप अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप ये कंप्रेसर को भी समझ जाओगे। पंप में क्या होता है, वायु को, मतलब वायु का दाब बढ़ाया जाता है, और इसमें क्या है, एयर का, हवा का दाब बढ़ाया जाता है। अपकेंद्रीय कहते हैं, इस बात के लिए भी आप ध्यान में रखेंगे, अपकेंद्रीय है, ठीक है। कुछ देखो मेरे को नहीं लगता आपको वर्किंग समझाने की जरूरत है, कुछ नहीं होता। इस चीज में ध्यान रखने वाली जो बातें हैं मैं आपको वो बता दूंगा। इम्पेलर घूमेगा, इम्पेलर घूमेगा, ठीक है, यहाँ से एयर का इनलेट होगा, इम्पेलर और ये वेन्स लगी हुई हैं। इनलेट में मतलब जैसे ही इम्पेलर घूमेगा वेन्स के थ्रू वो केसिंग में जाएगा, केसिंग से होता होता डिस्चार्ज हो जाएगा। इतनी बात है, इतना इसकी प्रोसेस है, वो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, मैं इस चीज़ को डेप्थ में जाके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब मैं करता हूँ मुद्दे मुद्दे वाली बातें, कि साहब मुद्दे वाली बातें कौन कौन सी हैं इसमें, वो आप ध्यान में रखोगे। एक तो इसमें अब सेंट्रीफ्यूगल पंप, अपकेंद्रीय पंप में जो प्रवाह होता है वो 90 डिग्री पे होता है। क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है प्रवाह। इस चीज को ध्यान में रखोगे, 90 डिग्री में कैसे, यहां से पानी का इनलेट हुआ और वो 90 डिग्री पे निकल गया, इसलिए इस प्रवाह को क्या कहते हैं, मतलब इसको 90 डिग्री पे कहा जाता है। ध्यान में रखोगे। फोर्स वर्टेक्स फ्लो होता है, यही बात अपनों ने उसमें भी की थी, पंप में भी की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी एनर्जी को ये किस में चेंज करता है, प्रेशर एनर्जी में, प्रेशर एनर्जी में। वेग ऊर्जा को ये किस में चेंज करता है, दाब ऊर्जा में। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। कौन चेंज करता है, कंप्रेसर। आरपीएम में बात करूं मैं तो इसका आरपीएम 2000 से 3000 आरपीएम तक रहता है। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो इनका ही होता है, रोटरी कंप्रेसर का ही होता है। उसके आगे मैं दाब अनुपात की बात करूं, प्रेशर रेशो, दाब अनुपात किसके लिए, तो सिंगल स्टेज के लिए,
तो वो क्या रहेगा, 4:1 रहेगा कि P1 अगर अपने पास 4 होगा तो P2 अपने पास 1 ही निकलेगा, इतना ये कंप्रेस करता है। अब मैं बात करता हूं मल्टी स्टेज के लिए। मल्टी स्टेज के लिए ध्यान में रखना, ये प्रेशर जो होता है 10 बार तक का दाब होता है। बहु स्टेज के लिए अपने यूज करते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। बड़े ही वन लाइनर आप कह सकते हो, ये वन लाइनर है, सारे के सारे एमसीक्यूज बनते हैं। ये जो प्रवाह वाला एमसीक्यू है ना, ये बनता है क्योंकि ये एक्सियल फ्लो और कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में ना ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजेबल होती है, इसलिए आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब मेरी बात ध्यान में रखो, ठीक है। और मेरी बात सुनो, मास फ्लो के लिए मतलब जहां पे ज्यादा मात्रा में प्रवाह के लिए इसका यूज होता है कि अपने को ज्यादा मात्रा में प्रवाह करना है। क्योंकि अभी अपने पहले पढ़ के हटे हैं कि रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है, ज्यादा अधिक मात्रा और अधिक स्पीड होती है, परंतु प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो जहां पे अपने को बहुत ज्यादा मात्रा में करना है, वहां पे अपने किसका, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब यदि एग्जामिनर आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एग्जामिनर कहेगा यदि सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय कंप्रेसर, यदि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की मैं स्पीड को बढ़ा देता हूं तो क्या होगा। यदि स्पीड बढ़ेगी तो ध्यान में रखना डिस्चार्ज या जिसे अपने कह सकते हैं प्रवाह क्या होगा, ज़्यादा होगा। परंतु जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो एफिशिएंसी अपने पास कम निकल के आएगी। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। छोटी छोटी बातें बताई हैं मैंने, कुछ हुआ नहीं बताया इसमें, क्योंकि इसमें कुछ हुआ है नहीं, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ बातें समझनी और रटनी पड़ेंगी अपने को। बातें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें भी नहीं है इसमें, थोड़ी मोटी बातें हैं, तो वो मैंने आपको करवा दी हैं। अब मैं बात करता हूं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में। हिंदी में क्या कहते हैं, मैं हिंदी में देख लेता हूं, मैंने आपको करवाया भी था, मैंने लिखा भी होगा। अक्षीय प्रवाह संपीड़क के बारे में अपनी बात करते हैं। 2-3-4 बातें होंगी, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो यहां से एयर इनटेक होगी, P1 एयर, ठीक है, याद रखोगे P1 एयर यहां से होगी, और यहां से कंप्रेस्ड एयर P2 एयर निकल जाएगी। और ये ड्रिवन शाफ्ट है, यहां से ये जो रोटर होगा ये घूमेगा, ये रोटर घूमेगा, ठीक है। ये जो दोनों ब्लेड होंगे ये फिक्स होंगे, और ये दोनों जो ब्लेड होंगे इसके रोटर के ऊपर रोटेटिंग ड्रम अपने इसको कहते हैं, ठीक है। ड्रम इसे अपने कह सकते हैं, रोटर या ड्रम इसे कह सकते हैं, वो मूवेबल होंगे। यहाँ से एयर घुसेगी और यहाँ से कंप्रेस होती 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 यहाँ से वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यहाँ से भी वही चीज़ है। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या मैंने बात बताई थी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, 90 डिग्री पर प्रवाह होता है, परपेंडिकुलर फ्लो होता है, क्योंकि एक्सिस अक्ष के द्वारा इनलेट होता है, और वो ऊपर 90 डिग्री पे बाहर आउटलेट डिलीवरी मतलब उसकी हो जाती है। परंतु आप यहां देखोगे तो यहां पे ये एक्सिस है, तो एक्सिस के समानांतर ही प्रवाह हो रहा है। तो सबसे पहली बात अपने क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसमें वायु शाफ्ट के समानांतर या पैरेलल प्रवाहित होती है। सबसे पहली बात आप यही चीज लिखोगे। इसमें वायु जो होती है शाफ्ट के समानांतर या पैरेलल प्रवाहित होती है। मेरी बात एक थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूं कि
अगर मेरी लैंग्वेज या मेरे कुछ शब्द अगर गलत हो जाते हैं, प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत करना, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है। मैं भी जितनी चीज़ें याद रखता हूँ मैं उतनी ही रखता हूँ कि मुझे वो चीज़ याद रह जाए। ठीक है, मैं कोई ज़्यादा मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं याद रखता उस चीज़ के बारे में, मेरे को शब्दों का इतना ज्ञान नहीं है। अपने को यहाँ पे लैंग्वेज का तो वो कर नहीं रहे। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, इसका यूज़ कहाँ होता है। सबसे बेसिक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट में, ठीक है। अच्छा जी, एयरक्राफ्ट में ही क्यों यूज़ करते हैं? ऐसा क्या रीज़न है कि अपने इसको एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, अदर मतलब एयरक्राफ्ट में किसी और को नहीं यूज़ करते? तो इसके एडवांटेज देख लो। एडवांटेज, लाभ आप इसके देख सकते हो कि लाभ क्या क्या है इस चीज़ के। एक तो इसकी एफिशिएंसी एफिशिएंसी अधिक है। एफिशिएंसी मतलब क्या? दक्षता अधिक है। दूसरा, कम स्थान घेरता है। ये प्रश्न आर एस खुरमी में पूछा गया था कि एयरक्राफ्ट के अंदर अपन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये चीज, ये जो बात है ये आर एस खुरमी में पूछी गई थी। तो ऑप्शन थे वहां, तो सबसे सही जो ऑप्शन था वो था कम स्थान घेरता है, इसलिए। और याद रखना, हाई प्रेशर रेशो रेशो दाब अनुपात होता है। दाब अनुपात होता है, ठीक है। इस बारे में भी आप ध्यान रखोगे। अब अगर किसी मशीन का एडवांटेज है तो ऑब्वियस सी बात है उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। देखो, मैं वही बातें करवाता हूँ जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मैं करवाने के लिए तो बाकी सब कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी थ्योरी बन सकती है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आप एमसीक्यूज लगाओ तो सही, तब आपको समझ आ जाएगा। देखो, डिसएडवांटेज क्या है, इसको लो स्पीड पर ऑपरेट होता है। लो स्पीड पर क्या होता है? ऑपरेट होता है। ऑपरेट मतलब चलाया जाता है। दूसरी डिसएडवांटेज जो मुझे मतलब मुझे क्या लगती है यार, मुझे क्या लगेगी सच, हाँ, दूसरी डिसएडवांटेज स्टार्टिंग टॉर्क जो है ना, इसको स्टार्ट करने के लिए जो टॉर्क है वो अधिक चाहिए। अधिक चाहिए, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही बता दिए हैं। उसके बाद में मैं बात करूं, एक टर्म आती है डिग्री ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ रिएक्शन, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे ये सब जो टर्म्स दिखती हैं ये इंग्लिश वाली बुक में ही दिखती हैं। हिंदी वाली बुक में बहुत रेयर कंडीशन में मुझे ये सब टर्म्स वगैरह देखने के लिए मिलती हैं, इसलिए मैं हमेशा इंग्लिश वाली बुक से ही आपको मतलब जितना भी मटेरियल पढ़ने लायक है ना वो आपको इंग्लिश वाली बुक से ही मिलेगा। आप हिंदी मीडियम के हो, आपको इस चीज़ से बुरा भी लग सकता है, परंतु आपको जितना भी ये मैटर है ये सारा आपको इंग्लिश मीडियम में सबसे बेस्ट मिल सकता है, सबसे अच्छा मिलता है। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है उस बारे में अपने डिस्कस करते हैं। प्रेशर इन द रोटर ब्लेड अपॉन में, या रेशो किस चीज का? प्रेशर इन द रोटर ब्लेड और प्रेशर राइज इन द कंप्रेसर। ठीक है, हिंदी में समझा देता हूं। ये जो मैंने ये लाइनें बनाई है ना, यहां पे जो प्रेशर होगा उसको क्या कहेंगे अपने? प्रेस गले के पता नहीं क्या हो गया। उसको क्या कहेंगे? प्रेशर इन द रोटर ब्लेड। मतलब वो जो ब्लेड है राउटर के, राउटर मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, रोटर के जो ब्लेड हैं वहां पे प्रेशर, और कितना प्रेशर उस कंप्रेसर मतलब एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के द्वारा बढ़ाया गया है उसके बारे में अपने बात करते हैं।
ये लगभग लगभग होता है 0.5। ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। इसका जो मान है, मान अब मैं बाहर लिख देता हूं, डिग्री ऑफ रिएक्शन का जो मान होता है वो 0.5 होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो मैंने बातें करी हैं अपने रिपीट कर लेते हैं। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा अपने 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि जल्दी हो गया, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बढ़ा दिया, मैं रात को बैठा हूँ इसलिए। पर मैं एक बार रिपीट कर देते हैं। कंप्रेसर क्या होता है? एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल गैस या एयर की प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी दो प्रकार के होते हैं। इनलेट प्रेशर क्या होता है? एयर का इनलेट मतलब कंप्रेसर के इनलेट पर एब्सोल्यूट प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर, एयर का कंप्रेसर के आउटलेट पर एब्सोल्यूट प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्रेशन रेशो संपीड़क अनुपात डिस्चार्ज प्रेशर अपॉन में इनलेट प्रेशर, जो हमेशा 1 से अधिक होता है। कंप्रेसर की कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर कैपेसिटी क्या होती है कि कितनी मात्रा में जो कंप्रेसर है, जो संपीड़क है, वो वायु का आयतन प्रवाह कर रहा है, प्रदान कर रहा है। फ्री एयर डिलीवरी क्या होती है? एनटीपी कंडीशन पे जो एक्चुअल वॉल्यूम होती है जो डिलीवर की जाती है कंप्रेसर के द्वारा। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर सक बाय द कंप्रेसर। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? मध्य प्रभावी दाब। वर्क डन पर साइकिल और स्वेप्ट या स्ट्रोक वॉल्यूम के अनुपात को अपने कहते हैं। कंप्रेस एयर का यूज क्या होता है? न्यूमेटिक टूल्स, क्रेन्स में, डीजल इंजन, सुपरचार्जिंग और टायर के हवा में, और बहुत सारी जगह होती है। वर्गीकरण मैकेनिज्म के आधार पर रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी, वायु प्रवाह के पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव, एक्शन के आधार पर सिंगल डबल एक्शन 100 से 200 बार तक का प्रेशर इसको बढ़ाया जा सकता है। कूलिंग के आधार पर एयर और वाटर कूल्ड कंप्रेसर भी होते हैं। प्रेशर लो मीडियम हाई, एफिशिएंसी क्या होगी? लो मीडियम हाई। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान में रख लेना। रोटरी कंप्रेसर दो प्रकार के, क्या? पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। लोब टाइप और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर हो सकता है। लोब टाइप में दो प्रकार के, रूट और वेन ब्लोवर। रूट ब्लोवर कंप्रेसर का आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेना। रिसीवर क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज पर प्रेशर वेव को कम करने के लिए रिसीवर का यूज किया जाता है। एफिशिएंसी आप ध्यान में रखोगे। प्रेशर रेशो P2 अपॉन में P1, क्योंकि दो ही प्रेशर है तो इसलिए प्रेशर रेशो को अपने P2 अपॉन में P1 करेंगे। आर का मतलब कंप्रेशन रेशो मत समझ लेना, आप समझ भी सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा प्रोसेस तो कर नहीं रहे, तो इसलिए आप इस चीज़ को भी समझ सकते हो। हाँ, तीसरा अपने एफिशिएंसी होगी। वेन ब्लोवर का आपको मैंने समझा दिया कि राउटर घूमता है। स्प्रिंग कौन से होते हैं? टेंशन टाइप होते हैं। एफिशिएंसी ध्यान में रख लेना। डिलीवरी साइड मतलब डिलीवरी साइड खुली होने के कारण इसमें कुछ लीकेज होती है, जिस कारण से इसकी जो एफिशिएंसी है वो 65 to 75% ही रहती है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, मैं कहता हूँ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो 90% पे फ्लो होता है। फोर्स वर्टेक्स फ्लो वेलोसिटी एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है। आरपीएम 2000 से 3000। दाब अनुपात 4 से 1 कर देता है, मतलब अगर सपोज करो अपने पास 4 मीटर क्यूब आयतन की अगर दाब है तो उसको 1 में ही चेंज कर देगा। मल्टी स्टेज अगर होता है 10 बार तक का दाब जा सकता है, प्रेशर जा सकता है। मास फ्लो के लिए यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जामिनर सीधा सीधा एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से कौन सा कंप्रेसर संपीड़क मास प्रवाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि कंप्रेसर रेशो में स्पीड बढ़ाएंगे तो उसकी मात्रा डिस्चार्ज बढ़ेगा पर एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एक्सियल फ्लो आपने पढ़ लिया, एयरक्राफ्ट में यूज होता है। पैरेलल इसमें वायु का प्रवाह होता है। लाभ और हानि आपने पढ़ चुके हैं। डिग्री ऑफ रिएक्शन अपने पढ़ लिए हैं, अभी अभी पढ़े हैं। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।